नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, बैंक समय समय पर अपने नियमों में बदलाव करते रहते हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार, तो कभी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार, गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार, कभी अपनी इंटरनल पॉलिसी के अनुसार, तो कभी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दिशा निर्देशों के अनुसार। अभी वर्तमान में नए नियम आ चुके हैं जो कि हर एक बैंक में इंप्लीमेंट हो चुके हैं। ये नियम नॉमिनी से रिलेटेड है। नॉमिनी को 6 सिचुएशन में अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने के बाद पैसे नहीं दिए जाएंगे। यानी कि आप ऐसे मान सकते हैं कि अगर अचानक अकाउंट होल्डर या आपकी हमारी किसी की भी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को 6 सिचुएशंस में पैसे नहीं दिए जाएंगे। वो 6 सिचुएशंस कौन कौन से, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला है नाबालिग के केस में। नाबालिग, अगर आपका नॉमिनी नाबालिग है तो उसको डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे, बल्कि आपने जिसे उसकी केयर टेकिंग के लिए रजिस्टर किया हुआ है उसके निगरानी में नाबालिग को पैसे दिए जाएंगे। तो नाबालिग नॉमिनी आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप खाता खुलवाते हैं या पॉलिसी लेते हैं या इंश्योरेंस लेते हैं, आपने अपने 5 साल के लड़के को नॉमिनी के रूप में रजिस्टर करा दिया और आपकी मृत्यु हो गई, तो ऐसे सिचुएशन में जो 5 साल का लड़का है उसे पैसे नहीं दिए जाएंगे, बल्कि उसकी केयर टेकिंग करने के लिए आपने जिसे रजिस्टर किया हुआ है, जैसे कि उसकी माँ हो गई, उसका कोई बड़ा भाई हो गया, तो उसकी निगरानी में उसे पैसे दिए जाएंगे। ठीक है। दूसरा, अतिरिक्त उत्तराधिकारी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है। अभी मैंने इससे 2 वीडियो इसके बनाए हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी लोगों का समझ में नहीं आ रहा कि क्या चाह रहे हैं। अतिरिक्त उत्तराधिकारी का मतलब क्या है? आप सपोज करिए किसी एक आदमी को पैसे नॉमिनी के रूप में रजिस्टर करा दिए और आपकी डेथ हो गई। अगर आपके 4 लड़के हैं तो चारों लड़कों का आपकी प्रॉपर्टी में आपकी मृत्यु के बाद बराबर का हिस्सा होता है। तो अगर आपने एक लड़के को एज अ नॉमिनी रजिस्टर करा दिया और 3 लड़कों को द्वारा और आपकी माँ के द्वारा बैंक में जाके ये कहा जा रहा है, नोटिस दी जा रही है, एप्लीकेशन किया जा रहा है कि भाई जो नॉमिनी रजिस्टर्ड है सिर्फ वो पैसे खाने का उत्तराधिकारी नहीं है, वो उसकी नियत सही नहीं है या फिर वो हमको पैसे नहीं देगा, तो यहाँ पर ये जो बैंक का पैसा है वो हम लीगल फर्स्ट क्लास के उत्तराधिकारी हैं, सब में बराबर बराबर का बांटा जाए, बराबर के उत्तराधिकारी हैं हम। तो ऐसे सिचुएशन में नॉमिनी को पैसा नहीं दिया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर आप समझ लीजिए, एक ए नाम का कोई बैंक अकाउंट होल्डर है, उसका एक पत्नी हो गई पी, क्यू मान लीजिए एक लड़का है और एल मान लीजिए एक लड़की है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्यू जो उसका लड़का है नॉमिनी के रूप में रजिस्टर्ड है, तो अगर यहाँ पर पी और एल के द्वारा ये एप्लीकेशन किया जाता है बैंक में कि हम ए के फर्स्ट क्लास के उत्तराधिकारी हैं, सिर्फ नॉमिनी को पैसे नहीं दिए जाए बल्कि हमारा पूरा अधिकार है उसमें, तो ये सच बात है कि फर्स्ट क्लास के उत्तराधिकारियों को बराबर अधिकार होता है। तो बैंक ऐसे में क्या करेगा, यहाँ पर होल्ड लगा देगा और कोर्ट के आदेश का वेट करेगा या सक्सेशन सर्टिफिकेट का, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की मांग करेगा आपसे। ऐसे सिचुएशन में जब इनके द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, पी और एल के द्वारा जब प्रस्तुत किया जाता है उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, तब जाके ए का जो प्रॉपर्टी है या बैंक अकाउंट का जो पैसा है वो इनमें बराबर बराबर का बांटा जाता है तीनों में। ऐसी सिचुएशन में भी जो नॉमिनी होता है वो पैसे लेने का उत्तराधिकारी नहीं होता है। तीसरा यहाँ पर आ जाता है, अगर खाता धारक ने कोई वसीयत की हुई है, मरने से पहले अगर कोई वसीयत कर देता है, ऐसी सिचुएशन में भी नॉमिनी को पैसे नहीं मिलेंगे। जैसे कि सपोज करिए कि आपने नॉमिनी में किसी को रजिस्टर कराया, इसके बाद चलता गया, अपने लास्ट दिनों में आप दूसरे बेटे के नाम पर वसीयत कर दिए और आपकी वो जो बैंक अकाउंट में पैसे हैं उस पर आपका खुद का अधिकार है, स्वार्जित संपत्ति है वो आपकी। ऐसे सिचुएशन में वसीयत को लेकर जब आपको वो लड़का दावा करता है बैंक अकाउंट में, तो बैंक जो होते हैं वो पैसा नॉमिनी को ना देकर और वसीयत ग्राहिता के नाम पर ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि सपोज करिए ए नाम का कोई आदमी है, इसके 3 बेटे थे, 3 बेटों में एक पी, क्यू और एल मान लीजिए। पी को यहाँ पर नॉमिनी रजिस्टर कराया गया, लेकिन लास्ट में पिता करते क्या है कि मरते दिनों में क्यू के नाम पर एक वसीयत दे देते हैं। ठीक है, एक विल दे देते हैं। तो वसीयत के बाद यहाँ पर पी का फिर नॉमिनी का अधिकार खत्म हो जाएगा, बल्कि जब क्यू इस बात का दावा करेगा कि भाई मेरे नाम पर मेरे पिताजी ने वसीयत की हुई है, रजिस्टर्ड वसीयत है मेरे पास, तो ऐसे सिचुएशन में बैंक क्या करता है कि क्यू के नाम पर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है। यानी कि जो बैंक अकाउंट का पैसा है वो क्यू को दिया जाएगा, ना कि पी को दिया जाएगा। लेकिन अगर वसीयत नहीं है तो तीनों के नाम पर बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाएगा। चौथा है, अगर बैंक अकाउंट में किसी प्रकार का कोई केस चल रहा है, जैसे कि आप ऐसे मान सकते हैं कि अगर आपके पिताजी की डेथ हो गई
और नॉमिनी को लेकर घर में विवाद चल रहा है कि नॉमिनी पैसे नहीं देगा या फिर इसका नाम रजिस्टर्ड है बैंक अकाउंट में तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे, इस चीज को लेकर अगर कोर्ट में केस कर दिया जाता है या फिर कोई दूसरा लड़का पिताजी का इलाज कराता है, कुछ भी कराता है, कई ऐसे सामाजिक कारण हो सकते हैं, विवाद की स्थितियां हो सकती हैं। जैसे कि आप ये मान लो कि बैंक में एक लड़के का नाम किसी ने रजिस्टर करा दिया, ठीक है, अब वो लड़का अपने पिताजी की केयर नहीं कर रहा है, लास्ट के दिनों में उसके पिताजी बिना वसीयत करे खत्म हो गए और उसकी सारी देख रेख जो है दूसरा लड़का कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में वो कोर्ट में क्या कर रहा है, केस कर रहा है। कोर्ट में जब केस कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोर्ट में केस चल रहा है और नॉमिनी चाह रहा है कि मैं पैसे निकाल लूं, तो बैंक को जो कोर्ट का एक नोटिस दे दिया जाता है कि भाई ये मामला अभी विचाराधीन है कोर्ट में। तो ऐसे सिचुएशन में भी नॉमिनी पैसे पाने का उत्तराधिकारी नहीं होता, बैंक सीधे सीधे डिनाई कर देगा उसकी विड्रॉवल की रिक्वेस्ट को, उसके अकाउंट में होल्ड लगा देगा जब तक कि अंतरिम न्यायालय का आदेश नहीं आ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी नॉमिनी पैसे पाने का उत्तराधिकारी नहीं होगा। पांचवा पॉइंट होता है अगर नॉमिनी पागल या दिवालिया है, ठीक है, पागल या दिवालिया है। यहां पर दिवालिया का मतलब क्या होता है, जो बेईमान आदमी होता है उसके सारे के सारे बैंक अकाउंट वगैरह सील कर दिए जाते हैं, उसको किसी प्रकार का कोई चीज दिया नहीं जाता है। तो अगर पागल है, दिवालिया है, लेकिन जायज सी बात है यहाँ पर कि पागल को तो कोई नॉमिनी रजिस्टर नहीं कराएगा, लेकिन ये सिचुएशन हो सकती है कि आपने रजिस्टर करा दिया नॉमिनी, इसके बाद आपकी डेथ हो गई और वो पागल हो गया। ऐसे सिचुएशन में पागल या दिवालिया को बैंक नॉमिनी के रूप में पैसे देने के लिए बाध्य नहीं होता है, मतलब वो ऐसे ट्रांसफर नहीं कर देगा जब तक कि कोई उसका लीगल गार्जियन नहीं आएगा। पागल का कोई लीगल गार्जियन नहीं आएगा तब तक कि पागल को नहीं दिया जाएगा नॉमिनी को पैसा। ऐसे सिचुएशन में भी नॉमिनी पैसे पाने का उत्तराधिकारी नहीं होता है। और अगर कोई दिवालिया हो गया है नॉमिनी रजिस्टर कराने के बाद, अगर नॉमिनी दिवालिया हो गया है, कोर्ट के तरफ से दिवालिया घोषित कर दिया गया है, तो फिर उसे पैसे नहीं दिए जाएंगे, उस बैंक अकाउंट को सील कर दिया जाएगा, उसकी संपत्ति को स्थगित कर दिया जाएगा। ऐसे सिचुएशन में भी नॉमिनी को पैसा नहीं मिलता है। एंड लास्ट का छठवां पॉइंट जो होता है, अगर बैंक में किसी प्रकार का कोई लोन है या फिर बंधक दर्ज है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर नॉमिनी चाहे कि मैं पैसे निकाल लूं तो वो पैसे लेने का उत्तराधिकारी नहीं होगा। जैसे कि अगर आपके पिताजी ने 6 लाख का कोई लोन लिया है, ऐसे आप समझो, ठीक है, 6 लाख का कोई लोन लिया, लेकिन आप नॉमिनी के रूप में रजिस्टर्ड हैं और बैंक अकाउंट में अभी पड़े हुए हैं मान लो 5 लाख रुपए, और आप सोच रहे हैं कि ये 5 लाख रुपए मैं निकाल लूं। और 5 लाख रुपए आप निकालने के लिए जब जाएंगे तो बैंक सबसे पहले ये देखेगा कोई लोन है, कोई मॉर्गेज है या नहीं है। अगर है तो सबसे पहले उसे आप क्लियर कीजिए। कोई अगर आपका ऋण बचा हुआ है तो उसे आप वो कीजिए, बंधक हटवाइए, इसके बाद ही नॉमिनी को पैसे यहाँ पर दिए जाएंगे। ऐसे सिचुएशन में बैंक अकाउंट में होल्ड लगा देता है। तो ये 6 सिचुएशंस थी जिनमें नॉमिनी को बैंक अकाउंट होल्डर या खाताधारक की मृत्यु के बाद पैसे ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।